तलब किया। दिल्ली के सीएम देश के लिए नहीं बोलते, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। गैर जिम्मेदार टिप्पणी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। एस जयशंकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जो ट्वीट किया था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। तो इस पर सीधा तौर पर कहा कि पूरे भारत का बयान नहीं है। सिंगापुर में कोरोना वायरस के कथित नए स्ट्रेन के कहर को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर की सभी फ्लाइट्स रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को ट्वीट किया था और अब सिंगापुर सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस बाबत सिंगापुर की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते, एस जयशंकर ने ट्वीट किया और इस तरह से भारत का रुख रखा। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। सर, सिंगापुर सर इससे लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है ये कहा जा रहा है, ये बता देंगे आपको ना। देखो अभी ये पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है। नहीं, वेरिएंट तो देखो आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, देखिएगा, जब लंदन से फ्लाइट्स आ रही थी, हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई लंदन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक लिया जाए। जब सबसे पहले आप 1 साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरी देश की फ्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अभी ये इस तरह कोई वेरिएंट है नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया कोई वेरिएंट नहीं। कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो केस भी नहीं होना चाहिए, केस तो है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता पूजा मक्कड़ और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि इस तरह का जो ये बयान दिया गया उसके बाद एस जयशंकर ने कहा, पूजा, कि ये पूरे भारत का बयान नहीं है, बल्कि सिंगापुर ने जिस तरह से भारत की मदद की है लॉजिस्टिक्स हब और ऑक्सीजन सप्लायर्स के रूप में, उसकी हम सराहना करते हैं। इनका ये बयान जिस वक्त आया उस वक्त को और आज की भी अगर बात करें तो सिंगापुर वेरिएंट के नाम से कोई वैज्ञानिक वेरिएंट भी अगर हो जिसका कोई ABCD नाम हो और उसके आधार पर कोई बयान दिया जाए तो भी उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि इस तरह के वेरिएंट की अभी जानकारी ही नहीं है। ये वेरिएंट आएगा तो किस तरह का नुकसान करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये वाकई बच्चों पर असर डालेगा जैसा कि सीएम ने ट्वीट किया या नहीं किया, इसके बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं है। सिंगापुर के किसी वेरिएंट पर कहीं और चर्चा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे वेरिएंट का कोई वैज्ञानिक नाम भी नहीं बताया। तो ऐसे में बिल्कुल सही सवाल आज पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री से दिल्ली की, ये पॉलिटिकल वेरिएंट तो नहीं है जिसको लेकर आप सरकार को घेरना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में सिंगापुर से कोई एक ऐसा वेरिएंट निकल कर आए जिसके बारे में स्टडी की जाए, लेकिन तब भी किसी देश के नाम पर किसी वेरिएंट का नाम ले लेना, ऐसे में जब हम खुद B1617 वेरिएंट को लेकर ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहे हैं कि इंडिया वेरिएंट नाम न दिया जाए वेरिएंट को, इसके वैज्ञानिक आधार से बताया जाए, तो इस तरफ जब भारत में इस तरह की आवाजें उठ रही है, उसमें कोई किसी भी राज्य का या शहर का मुख्यमंत्री अगर ये कह देता है कि सिंगापुर वेरिएंट है तो जाहिर है ये भारत की छवि के लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है और उसका जवाब दिया जाना जरूरी था जो कल दिया गया। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म, जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली सरकार बैठक कर रही है, तीसरी लहर को लेकर चिंतित दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के ट्वीट करती है, एक आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है। वहीं एस जयशंकर बचाव करते हैं, उनका कहना है कि दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो और भी आगे मजबूत रहेंगे। लेकिन इस पूरे समीकरण को किस तरह से देखा जाए? देखिए प्रियंका, अमूमन किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री देश के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता है, खासतौर से ऐसे मामलों में जब दूसरे देश से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे मौके पर टिप्पणी की है। उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट जिस तरह से एक वर्ड यूज किया उसको लेकर सिंगापुर को आपत्ति है। देखिए जितने नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेंट आ रहे हैं, वायरस अपना रूप बदल रहा है तो उनके नाम होते हैं। भारत में भी जब नए तरह का वेरिएंट आया और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया और भारतीय वेरिएंट जब कहा जाने लगा तो उस पर
सरकार ने सफाई दी और कहा कि भारतीय वेरिएंट नहीं है बल्कि इसका नाम है। इसी तरह से सिंगापुर में भी अगर नया वेरिएंट है तो उसका एक नाम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा वहां से फ्लाइट रोक देनी चाहिए, सिंगापुर से फ्लाइट तुरंत रोक देनी चाहिए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देखिए ये नहीं पता कि सिंगापुर से तो फ्लाइट 1 साल से बंद है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं पता थी ये बात। बाद में एविएशन मिनिस्टर ने, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 1 साल से फ्लाइट बंद है, सिर्फ जो वंदे भारत के लिए कुछ चुनिंदा उड़ाने हैं वो ऑपरेट होती हैं। तो यानी ये सीधा सीधा बयान आप पॉलिटिकल माइलेज के दे रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। ऐसे दौर में जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, 20 सड़क पर मर रहे थे, अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह से अपना चेहरा चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहे और इसी तरह का ये बयान है। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं देश की छवि को, देश के संबंधों को नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि भारत और सिंगापुर के गहरे रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं। और सिंगापुर ने जब दूसरी लहर का भारत सामना कर रहा है, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी, सिंगापुर ने सप्लाई किए। सिंगापुर ने हमें ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं जरूरी वो दिए, कंसंट्रेटर भेजे, और एक मित्र राष्ट्र पहले से है। तो दोनों देशों के संबंध पुराने हैं। ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल टिप्पणी करते हैं, जाहिर तौर पर संबंधों को नुकसान होगा। यही वजह है कि बाद में अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद जिस तरह से सिंगापुर ने प्रतिक्रिया दी, तो उसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने तस्वीर को साफ किया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तस्वीर को साफ किया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री देश को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी अरविंद केजरीवाल के बयान को भारत के बयान के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यह भी साफ कहा गया विदेश मंत्रालय से। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान को जितना नुकसान डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री डिप्लोमेटिक मामलों में टिप्पणी करे। अरविंद केजरीवाल को आगे सोच समझकर इस मामले में बोलना होगा, क्योंकि जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये बड़ा मुश्किल दौर है। भारत एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहा है, सेकंड वेव का खतरा है, थर्ड वेव का खतरा है, दुनिया भर के मुल्क हमें मदद कर रहे हैं, जो दोस्ताना राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र हैं वो मदद भेज रहे हैं। ऐसे में आपका बयान और वो भी डिप्लोमेटिक देश को नुकसान पहुंचाएगा। ये किसी भी मुख्यमंत्री, केजरीवाल कोई और मुख्यमंत्री हो, ये सोच। एक छोटा सा रिएक्शन पूजा आपसे लेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री डिप्लोमेट मुद्दों पर बोले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोला फ्लाइट्स तो पहले से ही बंद है, फिर भी उनका जिक्र किया। इस पूरे मुद्दे में क्या राजनीतिकरण जमकर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हो प्रियंका, लेकिन देश के तौर पर हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल कई बार धरने पर बैठकर या विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा करना जिसे कहते हैं, कि आपने एक चिंगारी छोड़ दी और उस पर चर्चा होती रही, और वही उनका मकसद होता है कि मैं चर्चा में रहा, मेरी खबर बनती रही, और सिंगापुर वेरिएंट, बच्चों पर इसका असर आज कई अखबारों की, न्यूज चैनल्स की हेडलाइन भी रहा। तो मकसद उनका पूरा हो गया, और उसके बाद से जो अब छवि को नुकसान पहुंचा भारत की, उसको लेकर डिप्लोमेटिक स्तर पर उसे सुधारने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स फुल है, उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में खामखा एक देश का नाम घसीटना, नए वेरिएंट को ले आना, उस पर चर्चा करना, बिना वैज्ञानिक आधार के ये कह देना कि बच्चों पर असर पड़ेगा, ये वाकई चिंता खड़ी करने वाली बात है। लेकिन ये लगता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर जो अरविंद केजरीवाल की मंशा कई बार है तरह के बयान देकर, वो पूरी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर इसकी क्या सच्चाई है? बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज्यादा इफेक्ट करे, इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए, नजर है। तो ठीक है, ये हमने आपको सुनवाया कि सत्येंद्र जैन ने क्या कहा, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने क्या कहा। जब भी कोई वायरस म्यूटेट होता है, अपना रूप बदलता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो उसे उसके नाम से जाना जाता है, ना कि किसी और देश के नाम से जाना जाए। तो कुल मिलाकर ये जो बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, जो ट्वीट किया गया था, उस पर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, कैसे इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच देश का कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़ा रहा है। 4,529 लोगों की जान चली गई, 3,00,000
89,851 लोग स्वस्थ हुए हैं। ये आंकड़ा एक बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्वस्थ हो रहे हैं लोग वो एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है 4,529 लोगों की महज 24 घंटे में कोरोना संक्रमित होने से जान चली गई, ये आंकड़ा डरा रहा है। 16 मई की बात करें तो नए केस 3,11,170, मौत का आंकड़ा 4,077। 17 मई की बात करें तो नए केस 2,81,386, मौत का आंकड़ा 4,106। तो चलिए अब बात अगली खबर की। ताउते तूफान ने किस कदर व्यापक रूप दिखाया, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लगातार स्थिति विकराल बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, बार्ज P-305 पर सवार 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। नौसेना की रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किए हैं। बार्ज P-305 पर सवार 63 लोगों की तलाश जारी है। बार्ज P-305 पर सवार 184 लोगों को बचाया गया है। भारतीय नौसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 डेड बॉडीज मिली हैं। अभी तक 261 में से 184 लोगों को बचाया गया है। 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अभी भी 63 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 77 लोगों की लगातार जांच चल रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, 14 लोगों की लाश मिली है, 63 लोगों के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, अगर जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दुखद खबर है उन परिवारों के लिए जहां से ये 14 लोग आते हैं। कुल 261 लोग उस वक्त बार्ज पे मौजूद थे। अभी तक उनमें से 184 लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया है। 14 लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया है नौसेना ने, उनको अभी लाया जाना है। उनको भी थोड़ी देर के बाद ही नेवल डॉकयार्ड पे लाया जाएगा। और जहां तक सवाल है बाकी लोगों का, कुल 63 लोग अभी भी हैं जिनको मिसिंग मानकर अभी तक ऑपरेशन लगातार चालू है। इस ऑपरेशन में INS कोची जो फिलहाल अभी यहाँ पर आया हुआ है नेवल डॉकयार्ड पे, ये वापस जाने वाला है। इसके अलावा INS कोलकाता है। इसके अलावा इंडियन नेवी के 3 शिप और हैं जो इस रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। इसके अलावा नेवल नेवी के ही हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 63 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अभी भी लगातार जारी है। ठीक है अंकुर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु की तरफ रुख करेंगे जो कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने बताया था शाम के लिए एक अलर्ट है, एक खतरा है जो दस्तक दे सकता है, उसको लेकर क्या तैयारी है और कौन कौन से राज्यों में ये अलर्ट जारी किया गया है? देखिए प्रियंका जी, राजस्थान में ताउते की जो एंट्री है वो हो चुकी है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में इसका जो असर है वो देखने को भी मिला। कोटा की अगर बात करें तो कोटा संभाग में इसका असर आज शाम को देखा जाएगा एंट्री के साथ ही। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो आपको बता दें कि जो बारिश का दौर है वो रह सकता है। हल्की और तेज बारिश का जो दौर है वो उसके साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है, रफ्तार से हवाएं हैं वो चल सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि तैयारियां किस स्तर की गई हैं, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो कह करके नहीं आती और उसे कम किया जा सके उसको लेकर के अलर्टनेस कितनी है। तो फिलहाल कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पेशल कंट्रोल रूम इसको बनाया है और खुद कोटा के जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सेना है उसे अलर्ट पर रखा गया है, सिविल डिफेंस की टीम को अलर्ट पर रखा है, SDRF की जो टीम है उसे अलर्ट पर रखा है, क्योंकि मौजूदा हालातों में सबसे ज़्यादा जो चिंता का सबब है वो ये कि जो तमाम सरकारी और निजी अस्पताल है जहाँ पर कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, तो जब तेज आंधी और तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति ठप नहीं हो, वहाँ पर बिजली ठप ना हो जाए, इसको लेकर के जो त्रिस्तरीय लेयर वहाँ पर बनाई गई है, पावर कट ना हो इसको लेकर के जनरेटर सेट लगाए गए हैं, उनका ड्राई रन भी वहाँ पर किया गया है। रूरल एरियाज को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनकी जो छुट्टियाँ हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। जो सरकारी मशीनरी है उसे एक्टिव रहने को कहा गया है। तो एहतियातन तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है और अलर्ट पर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और क्विक रिस्पांस टीम से लेकर के सेना भी है। किसी भी हालात और परिस्थिति को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है अंकुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडमान में एक और तूफान विकसित हो सकता है। अभी ताउते का जो डर है वो मन से निकला भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है
कि एक और तूफान विकसित होगा और डीप डिप्रेशन की लगातार संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, होता यही है, एक पहले जगह पे जो समुद्र का जो एक इलाका होता है, खासतौर पे हमने इससे पहले देखा था जो ताउते आया है, ये म्यांमार से आया है और अरब सागर में आकर इसने अपना जो विकराल रूप जैसे से आगे बढ़ा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। और अब जब दूसरा जो प्रेडिक्शन है वो इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी को लेकर किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से ये एक और डीप डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये अगर इसी रफ्तार से बनता रहा, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है कि इतने दिनों में ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डीप डिप्रेशन का जोन बना है। और इसी के आधार पर यह प्रेडिक्शन अभी फिलहाल किया जा रहा है। ये कितना हद तक मुकम्मल हो पाएगा या एक्चुअल ये साइक्लोन के का स्वरूप क्या रहने वाला है, इंटेंसिटी कितनी हाई होगी, हवाएं कितनी तेज बहेंगी, रेनफॉल कितना जबरदस्त होने वाला है, ये आपको अभी आने वाले 3-4 दिनों में स्थिति क्लियर होते हुए दिखाई देगी जब ये डीप डिप्रेशन जोन साइक्लोन की तरफ कन्वर्ट होगा। साइक्लोन के बाद ये सीरियस साइक्लोन, फिर उसके बाद वेरी सिवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है अंकुर, लेकिन एनडीआरएफ का तो ये भी मानना है कि जो सबसे खराब दौर था तूफान का वो निकल गया है। देखिए, खराब दौर इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अभी तक जहां तक मुंबई और मैं महाराष्ट्र की हद से बात करूं या कर्नाटक से जब आ रहा था, ये समुद्र से काफी दूर था। मुंबई के लिहाज से बात करूं तो मुंबई से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर से निकला है और बावजूद इसके यहाँ हवाओं का जो जोर था, अगर मैं ग्राउंड पे बात करूं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अंकुर। तो जो दौर था वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और रेनफॉल जो था वो बहुत हैवी था। मुंबई कई इलाके जो निचले इलाके थे वहां पे पूरे वाटर लॉक्ड हो गए थे। लेकिन समुद्र के अंदर परिस्थितियां बहुत खराब थी। जैसे कि हमने अभी जो केस हम देख रहे हैं बार्ज P305 का, यहाँ पर हवाओं का जो जोर था वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और 10 मीटर ऊपर ऊंची लहरें थी। तो यहाँ पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। और जब ये इसलिए भी खराब दौर कहा गया क्योंकि इसको लैंड होना था गुजरात में, पोरबंदर के आगे महुआ नाम की जगह पर, तो वहां पर डैमेज बहुत ज्यादा था। तो इन्हीं चीजों को देखकर एनडीआरएफ ने अपनी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर। हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए कि किस तरह से क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आगे की तैयारियां क्या हैं, मौसम विभाग की तरफ से कितना अलर्ट किया जा रहा है। देखिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के बाद राजस्थान में भी इस तूफान ने दस्तक दी और कहा जा रहा है कि वहीं से यूपी, हरियाणा और एनसीआर में भी हालात थोड़े से बिगड़ेंगे। मौसम विभाग की तरफ से संकेत कि आने वाले 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज।